नमस्कार दोस्तों, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से मैं डॉक्टर आशीष हार्डिया मेरे सभी साथियों का, सहपाठियों का और वरिष्ठ इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, कल हमने डॉक्टर अनिल सिन्हा जी की 132वीं जन्म वर्षगांठ बनाई और देवी अहिल्या हॉस्पिटल ने एक नया आगाज़ करा। नेशनल इलेक्ट्रोपैथी डे के रूप में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया और आपने बहुत ही दिलचस्पी लेकर हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा कि लोगों ने इस चीज़ को इसी तरह से लिया और आगे बढ़े। एक संस्थान के तौर पर मुझे जो चुना गया है आज के इस कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए, मैं बहुत अंदर से नर्वस भी हूँ, आप देख ही सकते होंगे, लेकिन एक उत्साह भी है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ। और इस कार्यक्रम को, जो 2 दिन का हमने कार्यक्रम का आगाज़ किया था, 2 दिन का कार्यक्रम जो हमने सोचा था कि अनिल सिन्हा जी के लिए एक श्रद्धांजलि होगी, दिल से श्रद्धांजलि होगी, तो मैं वो उसको कंक्लूजन के तौर पर मैं आज आपके सामने 2 शब्द कहना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत समय से घूम रहे थे। सबसे पहले तो मैं आप सबका आदरणीय जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं और वो लोग भी जो इस पैथी में अपना समय दे रहे हैं, इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए, मान्यता के लिए, और इस पैथी को जानने वाले जो लोग हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। अब अनिल सिन्हा जी की बात तो मैं तो शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं जान सकता, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ, बिगनर हूँ और अभी इस पैथी को जानना शुरू किया है, मैं ये कह सकता हूँ। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बहुत गहराई से जानते होंगे। लेकिन जब से एज ए मेडिकल स्टूडेंट मैं बात करूं, जब मैं अनिल सिन्हा जी को किस तरह से देखता हूं या उनके विजन को किस प्रकार से अपने आप में देखता हूं, सोचता हूं कि जब भी एज अ प्रैक्टिशनर जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मेरे सामने बुक्स होती थी। एक बुक्स ही होती है, एक सहारा होती है, एक किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए, लेने के लिए। एक टीचर तो होता ही होता है, टीचर के साथ में एक बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जो राइटर होता है इस बुक का, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज वो दे पा रहा है, सही नॉलेज कितनी दे पा रहा है। और जब हम मेडिकल की टर्म की बात करूं तो मुझे जब समस्याएं कहीं आती हैं, कन्फ्यूजन होता है, जो भी मैंने पढ़ा हुआ है उसमें कुछ होता है, तो मैं जैसे हैरिसन हुई मेडिसिन की, हमारी एलोपैथी में हैरिसन बुक्स होती है, सबसे ऊपर की बुक्स हम मानते हैं। हम उसकी तरफ जाते हैं, उसमें खंगालते हैं कि ये टर्म कहाँ इंक्लूड है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है। या फिर हम एनाटमी की बात करें तो बीडी चौरासिया हमने पढ़ी होती है, तो बीडी चौरासिया में हम जाते हैं कि कहाँ पे कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, या कौन सा सिस्टम है जो मेनली इस बीमारी में इन्वॉल्व होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जाते हैं तो बहुत बड़ा काला सा अंधेरा रहता है कि किस तरफ हम जाएँ और किस तरफ हमें एक असली उस चीज़ की नॉलेज मिल सकती है। तो जब मैंने अपने पिताजी को देखा, डॉक्टर अजय हार्डे जी को देखा कि जब वो किस नक्शे कदम पर चल रहे हैं या किस नॉलेज को वो गेन कर रहे हैं, और जब मैंने उनकी किताबें, डॉक्टर अनिल सिन्हा जी की किताबें देखना चालू करी, समझना चालू करी, एक तो उनके वर्ड्स, उनके टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा वर्ड समझा या ऐसा वर्ड सुना जो मैंने अपनी मेडिकल जर्नी में, जो अपना स्टडी लाइफ थी, जो मैंने पढ़ाई करी है अभी तक, उसमें मैंने वो ना सुनी हो, या उनके जो तर्क हैं वो तर्क मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक अलग ही पैथी है। मेडिकल साइंस हमेशा एक होता है, हमारी बॉडी एक है, हमारे सिस्टम्स एक हैं, हमारे जितनी भी प्रोसेस है, हमारी बॉडी में जितनी प्रोसेस हो रही सब एक होती हैं। तो नॉलेज कभी भी अलग नहीं हो सकता, वेरी नहीं हो सकता। मेन जो एक समस्या है वो हमेशा एक रहेगी। ट्रीट अलग तरीके से कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ। एलोपैथी में अलग ट्रीट होता है, इलेक्ट्रोपैथी में बैलेंस अलग है, आयुर्वेदिक में अलग ट्रीट होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन एक जो उनका समझाने का तरीका है, जो सबसे पहले जो वो समझाते हैं कि हाँ ये बीमारी इस प्रकार से है, ये इस बीमारी में ये चीज़ें होती हैं, तो हमें किस हिसाब से कौन सी मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो हमें उस प्रकार से वो रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए। मेरे सामने मेरे साथी जो होंगे, जो अभी भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोपैथी में या कर चुके होंगे, वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि एक नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है और सही नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है। मेरे लिए, मैंने शुरुआती तौर पर कुछ बुक्स पढ़ी थी, नो डाउटली बहुत से ऑथर्स की पढ़ी, लेकिन जो एक रिलेट करती है मुझे, वो डॉक्टर अनिल सिन्हा है।
इस प्रकार से मैं उन्हें डिफ़ाइन करूँगा कि वो मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, या मैं उनको एक आदर्श के रूप में इलेक्ट्रोपैथी के लिए क्यों देखता हूँ। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। मैं बहुत समय से इस क्षेत्र में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब से हूँ तब से एक फ्रंट लाइन पे जब मुझे खड़ा किया गया, जब मैं आया अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो मेरे पास राहें थी कि मैं आके किस तरफ बढ़ूँ। और जब मेरा रुख इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ हुआ, तब मैंने इसको और खंगालना और उसको संभावनाएं देखना शुरू करी। तो जब मैं देखता हूँ तो ये गुड जो इलेक्ट्रोपैथी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो प्रकार से बटा हुआ है। जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं दो अलग दिशाओं में चल रही हैं। हर पैथी में अलग लोग होते हैं, हर जगह अलग लोग होते हैं, हर सबकी थिंकिंग अलग होती है। लेकिन मुझे एक तरह से ये लगता है कि पहले लोग वो हैं जो इस पैथी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समर्पित हैं, उन्होंने नॉलेज ली है, उन्होंने गेन किया है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो अपना काम कर रहे हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो सिर्फ इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वो सिर्फ नाम के इलेक्ट्रोपैथ हैं, या वो सिर्फ अपना एक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम कर रहे हैं। और मुझे दुख तब होता है कि जब वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग, जो असल में इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं या उनको लूटते हैं किसी भी काम की। मतलब आप चाहे ये कंट्रोवर्सी होगी अगर मैं बोलूँ तो, मीटिंग के नाम पर, बुक्स के नाम पर, मेडिसिन के नाम पर। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे लगती हैं कि ये बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव इलेक्ट्रोपैथी में बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। हम जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं पिछले कई सौ, जब से इलेक्ट्रोपैथी है और अभी तक रिकग्नाइज नहीं हुई है, मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मतलब जो हम दबे हुए हैं तो दबे हुए हैं, और जो दबा रहे हैं वो हमेशा दबा ही रहे हैं। अगर हमें ये चीज़ हटानी है तो हमें अंदर से जागना होगा। मैं हर उस इलेक्ट्रोपैथ की बात करूँगा। मैं बहुत से लोगों से बात करता भी हूँ, जो नए नए डॉक्टर्स हैं, जो इस पैथी में नए नए आए हैं, जो नए तौर पे, क्योंकि जो गेन कर चुके हैं वो तो उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो नए हैं, जो समझते हैं, जिनका माइंड क्लियर नहीं है अभी, मतलब वो ओपन माइंडेड है अभी, जिनको या तो उनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, या वो समझते हैं, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और इस पैथी में संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने ये पैथी ली है तो संभावना ढूंढते हैं कि आगे हमें क्या करना है, तो उनसे बात भी होती है और वो बिल्कुल एक प्रकार से स्टेबल फॉर्म में है। मैं उनके लिए ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपने तौर पर, हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बुक्स की ज़रूरत, वैसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ नाम मात्र के लिए होती हैं, जो हमें ज्ञान गलत देती हैं। गलत ज्ञान और सही ज्ञान का फ़र्क वो तो जब तक आप खुद उसके थ्रू नहीं जाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। जैसा कि मैं अपना ले लूँ कि चलिए मैं तो अपने पिताजी के पद पे अग्रसर होता हूँ, जैसा वो कहते हैं वैसा हम करते हैं और रिज़ल्ट लेते हैं। तो जब आपको रिज़ल्ट मिलता है तब आपको लगता ही नहीं जो आपकी नॉलेज थी वो बहुत परफेक्ट है, एक्यूरेट है और सही है। लेकिन बहुत से लोग जब ये नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि अब तो फंस गए हैं, अब क्या करें, तो हम अपना पथ ही अलग कर लेते हैं। तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नए इलेक्ट्रोपैथ वहाँ पे मौजूद हैं, हमें हमारा संकल्प लेना चाहिए कि जो हम काम करें वो सही से करें, एक्यूरेट करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए करें, अपनी पैथी के लिए करें, मन से काम करें। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नॉलेज नहीं लेते हैं, हम सीधे उतर जाते हैं मैदान में। जब तक हम हथियार अपने तेज़ नहीं करेंगे, मैदान में हम माती खाएंगे, और हम अभी तक खाते हुए आ रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है और मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे फील होता है पिछले 2 साल 3 सालों में ये चीज़ बहुत हद तक मुझे फील होती है। क्योंकि आप किसी चीज़ से जब जुड़ जाते हैं ना, तो उसका डिमोलिशमेंट हो या अप्रूवमेंट हो, आपको दोनों में खुशी और गम की अनुभूति होती ही होती है। अगर आप चीज़ को इतने दिल से नहीं लेते तो आपको नहीं लगता कि ठीक है, हो गया, मेरे पास तो दूसरी चीज़ें हैं, मैं क्यों इसमें इतना। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके पास रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, आप उसमें दिल से काम कर रहे हैं। मैंने अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है वो तो बहुत कम ही कर दी है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ में मैं ज़्यादा अब फोकस करने लगा हूँ। अब मैं
ट्राई कर रहा हूँ गेन, और जितनी ज़्यादा हो सके, बहुत बड़ा समुद्र है ये, तो करने की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, उसमें घुसने की ज़्यादा ज़रूरत है मैं बोलता हूँ। अभी तक हमें ये बहुत से टीचर्स हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी किसी किसी की देखता हूँ और उनके समझाने के तरीके भी देखता हूँ। ऐसा टीचर जो मिले जैसा अनिल सिन्हा जी, मतलब वो क्यों इतने ज़रूरी है, मैं आपको थोड़ा उस चीज़ के वाकिफ़ में बताऊँ। जितनी भी अभी तक टीचर्स जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस जिसकी देखी या बुक्स जिसकी पढ़ी हैं, वो सिर्फ यूज़ बताते हैं कि आप इस प्रकार से यूज़ करिए मेडिसिन। हमें जानने की ज़रूरत है कि उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है एक्चुअली, तो हम जान पाएंगे कि हाँ ये मेडिसिन क्या वर्क कर रही है, हमें किस समय पे किस दवाई को देने की ज़रूरत है। हाँ S1 ये कर लेगी, S10 वो कर लेगी, L1 ये कर लेगी, आप ये इस गाउट में +++ ये मेडिसिन दे दीजिए फर्स्ट डाइल्यूशन की मैं बात करूँ तो हमारे इसमें भी 2 प्रकार से अलग कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ डाइल्यूशन दे रहे हैं, ड्रॉप वाइज दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कई हद तक होम्योपैथी से रिलेट कर रहा है। वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो होम्योपैथी है या इलेक्ट्रोपैथी है, आप कर रहे हैं अच्छी बात है। डाइल्यूशन में जाएं आप, या पिल्स फॉर्म में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं। हमने यूज़ करी है स्ट्रेंथ टेस्ट, जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आपकी मेडिसिन में कितनी पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो इसके स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत अच्छे से बताता है। सिर्फ पीने मात्र से ही हमें पता नहीं चल जाता कि मेडिसिन हानि रहित है तो इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन होगी, काम करेगी नहीं करेगी बात की बात। संभावनाएं बहुत हैं हमारे इलेक्ट्रोपैथी में, बस जागने की ज़रूरत है मैं बोलता हूँ, हमें सही राह पकड़ने की ज़रूरत है। मैं अभी बहुत से शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ और उन लोगों को तकलीफ़ हो जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे एज एन इलेक्ट्रोपैथ, एज एन मेडिकल स्टूडेंट, एज एन डॉक्टर, मुझे ये लगता है कि हमें सही राह पकड़ने की ज़रूरत है। आप खुद प्रैक्टिस करिए, सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए, नॉलेज गेन करिए, सही तरीके की नॉलेज, एक पे कभी मत रुकिए, कोई एक आपको संपूर्ण नॉलेज नहीं देगा। मैं भी जब पढ़ता था तो कोई एक बुक नहीं होती थी हमारे सामने, हमारे टीचर्स जब बोलते थे, टीचर्स कोई बुक का नाम नहीं लेते थे, वो अपने पढ़ाई करते थे। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते थे हमारे पास एक बुक नहीं होती थी, हमारे पास एक सब्जेक्ट की 4 से 5 बुक्स होती थी, तभी हमें उसमें से कोई एक नॉलेज मिलती थी किसकी भाषा क्या है। तो आप अपने स्तर पे उस चीज़ को करिए, पहले जनरल चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, फिर अपनी पैथी को के बारे में सोचिए और उसके मेडिसिन के बारे में सोचिए कौन सी काम कर रही नहीं है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन हमें जागने की ज़रूरत है, अंदर से जागने की ज़रूरत है। यही संभावनाएं हैं। साथ ही साथ में कुछ भ्रांतियां हैं जो मैंने आपसे जैसे अभी डिस्कस करी, वो हमें सब हटाने की ज़रूरत है, तभी हमारी जो पैथी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, और बिल्कुल बढ़ेगी अगर हम सब एक मंच पर एक साथ आ करके एक साथ काम करें, बिना किसी की टांग खींचे, जो हमारे पैथी के साथ में ही काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे, और मान्यता कोई बड़ी चीज़ नहीं है साहब, मिले ना मिले, किसी भी कीमत पे मिले, आप कीमत, हम उसकी कीमत क्या ही चुकाएंगे, चुकाते हुए आ रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो 20-20, 25-25, 30 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी लोभ के, उसके बजाय हम लोग साथ में मिलकर आएँ। और साथ में कैसे मिलेंगे? साथ में हम इसी प्रकार से मिलेंगे कि हम हमारे एक जो वजूद है, जो एक सपना था डॉक्टर अनिल सिन्हा जी ने देखा था, जब मैं ये बैच पहना है मैंने, तो मुझे एक अंदर से उनकी एक आशीर्वाद महसूस होता है कि हाँ, ये फिज़िकली तो नहीं है, लेकिन इनकी जो लेखन है, जो इनकी किताबें हैं, जो इनके सोच है, ये मेरे साथ में है, और हर कदम पे ये मेरे साथ में है। मुझे कहीं भी समस्या आती है, एज एन फादर होता है कि आप पथ पे आगे बढ़ो, कुछ भी होगा आपके साथ में वो है, आपका हाथ पकड़ेंगे, गलत गिरेंगे तो आपका हाथ पकड़ेंगे, वैसे ही हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और ये सब चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब विश्वास सकता है। मुझे बहुत विश्वास है, मेडी साहब की पे विश्वास है, उन्होंने इसका ऑर्गेनाइज़ करा, लेकिन अनिल सिन्हा जी जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर इस चीज़ को बखूबी आगे बढ़ाया। अगर मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूं और मुद्दे की बात करूं, तो हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ ज़्यादा गिनी चुनी नहीं, कुछ 5 चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये 5 चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोपैथी को बदल के रख सकती हैं, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ।
अगर हर एक इंडिविजुअल, हर एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आज एक कसम खा ले कि मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आज से मैं बोलता हूँ साल भर में, विद इन 1 ईयर हम कहीं और खड़े होंगे। पहली चीज़ है इसमें एजुकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक्सप्लोर करिए। हमारे पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने के लिए, लेकिन हमारे पास खुद का दिमाग है, हमारे पास संभावनाएं बहुत सारी हैं, हमारे पास अनिल सिन्हा जी जैसे लोग हैं जिनके नक्शे कदम पे हम चल सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम एजुकेशन के बाद बात करें तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च किस चीज़ की? रिसर्च करने की ज़रूरत है हमें हमारी मेडिसिन पर, हम रिसर्च करने की ज़रूरत है हमारी डिज़ीज़ पर, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हमारी मेडिसिन उस डिज़ीज़ पे किस प्रकार से काम कर रही है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मैंने बताया था। हम हमारी मेडिसिन अंदर जाके क्या काम करती है, वो हानि रहित है या नहीं है, वो इट्स अ डिफरेंट मैटर, पर वो काम क्या कर रही है, डेवलपमेंट क्या करना है हमें। रिसर्च के साथ साथ में अगर हम रिसर्च हमारी पुख्ता होगी तो हम डेवलपमेंट में आगे फोकस कर सकते हैं। हमारा एक विजन सही होना चाहिए डेवलपमेंट की ओर, कि जो भी हम काम करें सिर्फ डेवलपमेंट, EHP की डेवलपमेंट के लिए करें। सिर्फ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ भाषण देना डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ किसी की टांग खींचना डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट होता है अगर हम रिजल्ट देते हैं, हमारा रिसर्च कहीं जाकर छपता है तो वो एक रिसर्च डेवलपमेंट के तौर पर आएगा। तीसरा होता है हमारा अचीवमेंट्स। अगर आपने एजुकेशन प्रॉपर है, आप समझिएगा, क्रोनोलॉजी को समझिएगा, अगर आपका एजुकेशन अच्छा है, अगर आपने रिसर्च अच्छी करी है, आप डेवलपमेंट अच्छे हैं, तो आपकी अचीवमेंट कहीं ना कहीं एक खुले तौर पे पत्थर की तरह सामने आएगी। हम उसे छुपाए नहीं छुपेगी। हमको अचीवमेंट की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो अचीवमेंट के लिए तौर पर आगे आते हैं। बहुत से मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि वो अपनी रिपोर्ट्स शो कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो वीडियो के जरिए बताते हैं कि हमने पेन में इतना काम करा है, पेशेंट पहले लेटे हुआ आया था। यही है एक अचीवमेंट है। हमारी देवी अहिल्या टीम उस चीज़ की प्रशंसा करती है। हम उसकी टांग नहीं खींचते हैं कि आपने अगर ये करा है तो ये बताइए ये कैसे हुआ। नहीं, हम अचीवमेंट है ये उसकी पर्टिकुलरली खुद की अचीवमेंट है। और चौथी हमारे पास चीज़ है आइडियलिज्म। आप किसी को एक आइडियल मानें। जो हमारी इस समय इस पैथी में एक आइडल के तौर पर खड़े हैं, अनिल सिन्हा जी को ही ले लीजिए। आप उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने किस प्रकार से और किस तरह से एक संघर्ष लड़ा है इलेक्ट्रोपैथी के लिए। उस समय पे जब होम्योपैथी भी रिकॉग्नाइज नहीं थी तब उन्होंने अनशन करे, एक मेडिकल कॉलेज, एक कैंसर हॉस्पिटल खोला। उनके पास क्या सोर्स था? कोई सोर्स नहीं था, लेकिन उनको पास नॉलेज थी। और नॉलेज के बाद उनका डेवलपमेंट चालू हुआ, उन्होंने रिसर्च करी। एकदम से उनका नाम तो आ नहीं गया होगा, उन्होंने रिसर्च वर्क तो करा ही कहीं कहीं होगा। तो हमें उन आइडियल, बहुत से ऐसे आइडियल्स हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें हम देख सकते हैं। KP सिन्हा जी को ले लीजिए। मैं उनसे परिचित हूँ, तो इनसे इसलिए मैं जब उनको देखा, उनकी मेडिसिन देखी, उनका तरीका देखा, उनके प्रिस्क्रिप्शन देखे, बहुत असरदायक है। वो भी एक अचीवमेंट है और वो भी एक आइडियल है मेरे लिए, मेरे सामने। और इसी पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए आखिरी पॉइंट और 5वां पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, उनको साबित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ, हम भी कहीं स्टैंड करते हैं। अगर आज हमने हमारा पथ बदला नहीं, अगर हम सही रास्ते पे नहीं गए, हमने हमारा पथ डिसाइड नहीं किया कि हमें उसी पथ पे जाना है, हम गलत पथ पे ही जाते रहे, तो आप मान के चलिए आने वाली पीढ़ी हमें बिल्कुल दरकिनार कर देगी। कुछ एक आइडियल है, जब तक है तब तक है, उसके बाद क्या? तब उसके बाद फिर यही राजनीति चलेगी और कुछ नहीं। असली जो इलेक्ट्रोपैथ है, मैटी साहब ने जो इलेक्ट्रोपैथी की एक आविष्कार किया था, अनिल सिन्हा जी ने जो उसको आगे बढ़ा, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, वो फिर कहीं ना कहीं कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज एक नॉर्मल पर्सन को पूछो आपको करना क्या, अगर वो मेडिकल क्षेत्र में आता है तो सबसे पहली पसंद होती है एलोपैथ। सबसे आखिरी में या कहीं ना कहीं एकदम छन्नी के बाद जो पत्थर बचते हैं वो चुनते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ। क्यों चुनते हैं, आपने सोचा है कभी? क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने उस चीज़ को दरकिनार वैसे ही करा। आज भी उन लोगों ने भी यही सोचा होगा कि नहीं यार, इलेक्ट्रोपैथी में हमको क्या करना है, सिर्फ पैसे कमाना है, सिर्फ मेडिसिन बेचना है, सिर्फ हमारी किताबें बेचना है। उससे क्या हो रहा है? उससे हम यही हो रहा है कि हमारे हम जो लोग हैं, मैं और आप जो हैं, वो उसको इलेक्ट्रोपैथी को समझ नहीं रहे हैं। वो पहले ही मना कर देते कि हमको नहीं करना है। बहुत से बड़े डॉक्टर्स के बेटे होंगे, जो बहुत से वो लोग होंगे जो इस चीज़ को नहीं समझते होंगे, ना आना भी नहीं चाहते होंगे।
लेकिन ये चीज़ मैं नहीं देखना चाहता हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक माइलस्टोन सेट करें, एक सामने के तौर पर एक सेट करें कि हाँ, हमने इलेक्ट्रोपैथी के लिए बहुत कुछ करा है, योगदान दिया है। बहुत से लोग हैं जो योगदान दे चुके हैं, लेकिन हमें भी एक योगदान देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों को जाके देखें, जाने और इलेक्ट्रोपैथी को एक सम्मानित तौर पर महसूस करें। एक सम्मान जो उसको कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे पूरे देश के अंदर, वो सम्मान मिले। और सम्मान कैसे मिलेगा? जब आप और हम लॉयल होंगे इस चीज़ के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में काम करेंगे, रिसर्च वर्क पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। और जब ये सब चीज़ें हम, ये 5 पॉइंट्स जो थे, अगर इस 5 पॉइंट्स को आप अपनी तरह से गहन चिंतन करेंगे, आप खुद सोचेंगे कि हम क्या थे और इस 5 पॉइंट्स के साथ में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, तो मुझे लगता है आने वाला 1 साल, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलता, आने वाला 1 साल हम सबको इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, उस इज्जत को दिला सकता है जो कहीं ना कहीं खोई हुई है। उसी प्रकार मैं इन सब बातों को यही समाप्त करना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट्स थे, ये जो मेरी सोच थी, अगर इसमें कहीं त्रुटि हो, किसी के दिल में ठेस पहुँची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मकसद, मैं ये बोल सकते हैं कि मैं गर्म खून का हूँ, और जब भी मेरे सामने ये चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है और बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक मंच नहीं मिलता। लेकिन धन्यवाद कहता हूँ डॉक्टर अजय हार्डिया जी को, DVLA हॉस्पिटल को, जो मुझे ये मंच दिया अपने प्रभावी को बोलने के लिए। और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग अपना क्या विज़न है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करिए, बताइए, ताकि अगर मैं कहीं गलत हूँ या मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कहीं अगर मेरी सोच गलत जा रही है तो आप उसे सही करें, एक पॉजिटिव वे में लें। जो मैंने चीज़ें यहाँ कहीं संभावनाएं जो बताई, जो रिस्क बताए, जो करने की ज़रूरत है वो चीज़ें बताई, वो आप थोड़ा सीरियसली लें, चिंतन करें, उसके बाद हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। धन्यवाद देता हूँ DVLA हॉस्पिटल को जो मुझे मंच दिया। और आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम, नेशनल इलेक्ट्रोपैथी डे के रूप में जो हम मना रहे थे कल और आज, इसी प्रकार से मैं NL सिन्हा जी को हमेशा अपने दिल से याद करता रहूँगा। उनकी बुक्स जो उन्होंने हमें सौंपी हैं उनको याद करते रहेंगे। और हम बहुत जल्दी इनका सपना, डॉक्टर अजय हार्डिया जी का सपना और हर एक इलेक्ट्रोपैथ का सपना मैं चाहता हूँ कि हम साथ में मिलकर पूरा करें। धन्यवाद।